नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, गणित सहायक या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं विविध आयाम के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस मॉडल पेपर है। इस पूरे मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे 40 बहुविकल्पीय प्रश्न और आपको प्रत्येक विकल्प के लिए उसके सामने एक एक उसका विकल्प मिलेगा। समय सीमा इसकी 45 मिनट और इस पेपर के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एवं विविध आयाम का है। उत्तराखंड में आपकी कितनी नंबरें बन रही है, क्योंकि अब परीक्षाएं काफी नजदीक आने वाली हैं आपकी। इस सेट से अपने पूरे प्रश्न आप खुद सॉल्व करना। तो अब खुद सॉल्व करना, पहले प्रश्न को देखकर उनकी नंबरें अपने हिसाब से एक पेपर में लिख देना कितनी नंबरें आपकी बन रही है, और कमेंट में आप जरूर बताना कि आपकी कितनी नंबरें इस सेट से बनी हैं। अपने मतलब ऐसे मत बता देना कि 40 में से 40, ये बिल्कुल दिल से साफ तरीके से। अगर मेरे से आप यहाँ पर ज्यादा भी बता दोगे तो उसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं है, और कम भी बता दोगे कोई भी घाटा नहीं है। आप अपनी जेन्युइन नंबर बताना जितनी आपकी बन रही है, और फिर उस हिसाब से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए जाएंगे। एक जरूरी बात दोस्तों, वीडियो को सिर्फ आपको देखना नहीं है, हर प्रश्न को पहले खुद हल करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को रोके, अपना उत्तर कॉपी या नोटबुक में लिखिए और उसके बाद हमारा सही उत्तर देखिए। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपको उत्तराखंड जीके की तैयारी वास्तव में कितनी मजबूत है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस पेपर में हमने ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं आपकी परीक्षा तैयारी, रिवीजन और सेल्फ टेस्ट में काफी उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का उत्तराखंड जीके 40 एमसीक्यू प्रैक्टिस मॉडल पेपर। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है आपका। इससे पहले मैंने आपको बता दिया ये उत्तराखंड का है। 40 महत्वपूर्ण अंक, 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें, और 45 मिनट का समय रहने वाला है। हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन आपको इस पे उतना ही टाइम लेना है जितने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब क्या होने वाला है इसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें 4 विकल्प, ये तो सब आपको पता है, ज्यादा बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत और भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था। अब आप देखो, उत्तराखंड राज्य का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपने अनुच्छेद का भाग फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद का भाग फर्स्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो भाग फर्स्ट में है संघ व राज्य क्षेत्र। अब संघ व राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद हैं, उसमें से किसके अंतर्गत राज्यों का गठन किया जाता है, ये आपको पता होगा। तो आप इसका सही आंसर या तो कमेंट में बताना या अपनी नोटबुक में लिख के रख देना, कि जिससे आपको पता चले कि आपका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, तो आपको पता है कि भारत में उत्तराखंड राज्यों के क्रम में 27वां राज्य है। तो सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आपका होने वाला है। तो इससे भी आप ऐसे से भी कर सकते हो। ठीक है, आपका जो आंसर रहा होगा आप उसको नोट करके लिख देना। अनुच्छेद 3 के तहत गठन और 27वें राज्य के रूप में है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत संघ के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, और प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था। इसका नाम उत्तरांचल 1 जनवरी 2007 को बदलकर इसका नाम क्या पड़ा, उत्तराखंड पड़ गया। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो पत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप इसके ऑप्शन देख ले, इसके हिसाब से आप इसका आंसर बता देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1 बसंत देव, दूसरा है ललित सूर्यदेव, तीसरा है इष्टगण और चौथा है निम्बर देव। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर आप लिख देना। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है आपका
बसंत देव। ठीक है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इसके संस्थापक बसंत देव थे। इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी कार्तिकेय जोशीमठ के पास थी और बाद में बैजनाथ और बागेश्वर में हुई है। तो इससे ये वाला भी प्रश्न बन रखा था, तो आपको इसको भी बिल्कुल लेके चलना है साथ साथ कि कत्यूरियों की पहली राजधानी कहाँ थी और बाद में उन्होंने उसको कहाँ स्थापित किया। तो ये भी आपको साथ साथ लेके चलना है क्योंकि ये भी परीक्षा में बना हुआ है। ठीक है, ये पहली उनकी जोशीमठ थी, दूसरी क्या हुई थी बैजनाथ। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? तो कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? अधिकांश मुझे पता होगा कि अधिकांश छात्रों को ये पूरा पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो आप क्या करना दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज को जल्दी भी कराऊं तो आप यहीं पे पॉज कर देना वीडियो, अपना आंसर लगा देना, उसके बाद आप नीचे का आंसर लिख लेना। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। तो कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना राजा सोमचंद ने लगभग 1020 ईस्वी में, कुछ स्रोतों में 700 ईस्वी में चंपावत की राजगंगा किले का निर्माण करवाकर की थी। चंपावत राजगंगा किला कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, ये है चंपावत में। और राजगंगा किले का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा सोमचंद ने। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आने वाला है प्रश्न नंबर 4। गढ़वाल में परमार या पंवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में किसने की थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो आप बता देना। इसका जो सही आंसर है 888 ईस्वी में कनकपाल ने की थी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी की स्थापना। तो गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना धारा नगरी के राजकुमार कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी वर्तमान चमोली जिले में की थी। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल राज्य का क्या किया था? एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? 2023 में उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा में भी ये प्रश्न बना हुआ था, काफी परीक्षाओं में बना हुआ है, लेकिन जितना मुझे याद है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो उत्तराखंड का बारदोली, लेकिन उसमें सबने लिखा था, पता क्या, सबने उसमें सल्ट लिखा था। इसका आंसर भी सल्ट है वैसे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला कि उसमें दुगड्डा लिखा हुआ था जो ऑप्शन आंसर की थी, और दुगड्डा ही उसका सही आंसर दिया था उन्होंने। तो फिर ऑब्जेक्शन वगैरह लगाया होगा तो तभी कुछ नहीं हुआ शायद उसमें। तो उत्तराखंड का जो बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के कुमार नामक स्थान पर महात्मा गांधी के आह्वान पर आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के अभूतपूर्व योगदान के कारण महात्मा गांधी ने सल्ट को उत्तराखंड का क्या कहा था? बारदोली कहा था। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड का बारदोली सल्ट क्षेत्र को किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारदोली कहा था। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों दृष्टियों से कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ज्यादातर सबको पता ही होगा। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पहले तो आपको नंदा देवी पश्चिमी याद रखना है। तो नंदा देवी पश्चिमी ही सबसे ऊंची चोटी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी पश्चिमी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। दूसरे स्थान पर कामेट 7756 आपका 7756 मीटर है। ठीक, अगला प्रश्न, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध बांध निर्मित है? तो प्रश्न नंबर का 7 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर आपका
टिहरी बांध हो जाएगा। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुरानी टिहरी स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर बांध है। ठीक है, तो 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। ये क्या है? टिहरी बांध है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा बांध भी है। इसे इसे अन्य नाम स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न काफी बार परीक्षा में बना हुआ है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लेके चलता हूँ। अगला है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है जहाँ इसे गंगा नाम मिलता है? तो जहाँ इसे गंगा नाम मिलता है तो वो आपको सबको पता होगा लगभग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका देवप्रयाग। और गंगा नदी का संगम अलकनंदा और भागीरथी से कहाँ पर होता है? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बन चुका है, तो वो है आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग है, जहाँ भागीरथी, सास और अलकनंदा बहु संगम होता है। इस संगम के पश्चात इस संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। दोस्तों, मैंने जो नदी तंत्र में है, नदी तंत्र में ये पूरा बता रखा है, तो कोई भी इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार नदी तंत्र वाली सीरीज देखोगे, उसमें मैंने इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल वाइज बता रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर। माउंट क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिलम पिथौरागढ़ है। दोस्तों, ये भी आया था, ये प्रश्न आपने देखा होगा कि अभी ये पटवारी परीक्षा में आया हुआ था और काफी परीक्षाओं में भी आ रखा है कि मिलम ग्लेशियर मैचिंग करने में, और यहाँ पिथौरागढ़ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको खतरिंग ग्लेशियर भी था, उसमें कहाँ है वो भी दिया था, मिलन भी दिया था, पिंडारी भी दिया था और गंगोत्री भी दिया था। तो इस प्रकार से आपको क्या करने, इस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करनी है। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो कि गंगोत्री ग्लेशियर इधर है बस हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि किस वे में प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको वो भी साथ लेकर चलना है। जिसका जो सही आंसर गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। ठीक है, अगला है फूलों की घाटी की खोज 1931 ईस्वी में किसने की थी? तो 1931 ईस्वी में की थी ये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फ्रैंक स्माइथ ने 1931 ईस्वी में फूलों की घाटी की खोज की थी। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में इसका वर्णन किया। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध रूपकुंड झील आपकी जो रहस्यमयी झील है वो आपके उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके, ऑप्शन देख लो आप, तो चमोली जिले में स्थित है। तो चमोली जिले में उच्च हिमछादित क्षेत्र में स्थित रूपकुंड को रहस्यमयी झील या कंकाली झील, कंकाल झील कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नर कंकाल पाए गए हैं। यह प्रसिद्ध नंदा देवी यात्रा के मार्ग में पड़ती है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बच चुका है, तो आपको ये भी ढंग से नोट कर देना है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। ठीक है, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कुमाऊं क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु सितंबर 1916 में नैनीताल अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका चोली बेगान प्रथा का अंत औपचारिक रूप से 13 से 14 जनवरी 1926 को किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था। यहाँ उन्होंने रजिस्टर बहा दिए थे। मकर संक्रांति 13-14 जनवरी 1921 के अवसर पर बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और लाला चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने चोली बेगान के रजिस्टरों को नदी में बहाकर इस शोषण का क्या कर दिया था, इस प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया गया था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? टिहरी रियासत का दोस्तों इस दो प्रश्न है।
इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं आपको दोनों के दोनों अभी बता देता हूँ। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ और उत्तराखंड में कब विलय हुआ, ये दोनों के दोनों प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था ये आपका 1 अगस्त 1949 को हुआ है। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को इसका विलय हुआ है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत संघ में होकर यह संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का 55वां जिला। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं आपके नित्यानंद स्वामी। बहुत बार ये परीक्षा में बन चुका है दोस्तों, आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी है, मैं भी बता रहा हूँ। नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री है। 9 नवंबर 2000 को गठन के बाद अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री है नित्यानंद स्वामी। कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछ गया कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो निर्वाचित है आपके नारायण दत्त तिवारी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना, ऐसा मत देखना कि प्रथम दिया है तो सीधे आपने प्रथम लिख दिया। निर्वाचित और अंतरिम आपको दोनों की दोनों देखते हैं। ठीक है, अंतरिम का मतलब होता है आपका बिना चुनाव के, और निर्वाचित मतलब चुनाव में। ठीक, ये भी आप समझ लेना थोड़ा। जिनको पता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको पता नहीं उनके लिए भी बताना पड़ता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य जो राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है ससोरिया अगुवेटा। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है जो एस्ट्रोसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ससोरिया अगुवेटा है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपनक कहा जाता है तथा महाभारत के सभा पर्व में इसे सौगंध पुष्प कहा जाता है। अगला है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से जीवों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वो कहाँ है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका घुसखोरी मृगों के संरक्षण के लिए। पिथौरागढ़ जिले में 1986 में स्थापित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 18, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहाँ माना जाता है। तो कहाँ आवास क्या कहलाता है, सॉरी, ग्रीष्मकालीन जो आवास है वो क्या कहलाता है। तो भोटिया का जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो कहलाता है इसका मैथ। ठीक है, मैथ। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति एक ऋतु प्रवासी जनजाति है। इनके ग्रीष्मकालीन गर्मी के आवास को मैथ तथा शीतकालीन सर्दी के आवास को मुंडा फुंडा कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों के दोनों आपने नोट करने हैं, कभी भी आप मुंडा और मुंडा भी बन सकते हो, इसलिए इसको जरूर नोट कर देना आप, क्योंकि कभी भी अगर ये परीक्षा में बन गया देखिए मुंडा मुंडा आपको कंफ्यूज कर देंगे। मुंडा और मुंडा ये दोनों के किसके काल है, शीतकालीन सर्दी के आवास है, और जो गर्मी के है वो है मैथ। ये बिल्कुल आप याद रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैथ जो होता है ना, मैथ इनका ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, और जो शीतकालीन है, शीतकालीन आपका मुंडा मुंडा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नंदा देवी राज्य यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है और यह कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक नहीं लगा सकते हो। देखो, नंदा देवी जो राज्य यात्रा है वो 12 वर्षों में आयोजित होती है, तो ठीक है, हाँ ये ठीक है भाई, यहाँ भी ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, तो अब आपको इनमें से कोई ना कोई एक का जो डिस्टेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो जो 12 वर्षों में तो आयोजित होती है, लेकिन जो यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है वो है 280 किलोमीटर की यात्रा है। इस देखो, ऐसे कभी ऐसे भी भरोसे नहीं रहना चाहिए कि एक आ जाएगा तो एक में हम लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, इस प्रकार के अगर बनेंगे, फिर सपोज यहाँ भी 12 होता तो क्या होता, फिर यहाँ भी 12 होता तो क्या होता। यहाँ पर इसलिए आपको जो अपनी तैयारी है बिल्कुल एग्जैक्ट करनी है। ठीक है, तो 12 वर्षों में आयोजित होती है। जो पैदल यात्रा है 280 किलोमीटर है, और इसके अंतिम गांव पड़ता है इसके क्षेत्र में, उसे क्या कहा जाता है, तो वो है आपका वाण गांव। ठीक है,
12 वर्ष में 280 किलोमीटर की नंदा देवी राजयात्रा यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्राओं में एक है। यह यात्रा चमोली के नौटी गांव कासवा से होकर हेमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की दूरी में 19 से 20 दिनों में तय करती है। 4 समूह वाला खाड़ी चौसिंगा खाड़ी इस यात्रा का मार्गदर्शक होता है, मतलब आगे आगे वो चलता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में कांचुला खर किस किस हेतु जाना जाता है। तो कांचुला जाना जाता है, कांचुला खर्क कहाँ है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो कांचुला खर्क है आपका चमोली में। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण के लिए। ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण के लिए चमोली जिले में कांचुला खर्क की स्थापना 1982 ईस्वी में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी आपकी, तो आप पहले इसको नोट कर देना। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1887 में। गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को उन्होंने की बलभद्र सिंह नेगी के प्रयासों से हुआ था। इसके बाद 4 नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय कालो का डांडा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका लैंसडॉन को। और सिरों का डांडा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका नैनीताल को। ये आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। ठीक है, तो लैंसडॉन और क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड की चाणक्य या कुमाऊं का अंचल, ठीक है, राजा किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो चाणक्य है ये हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। कुमाऊं का अंचल कभी नहीं कहा जाएगा। तो कुमाऊं के राजनीतिक या हर्षदेव जोशी को राहुल सकटिया ने उत्तराखंड का चाणक्य कहा था। एटकिंसन ने इन्हें देशद्रोही या लॉर्ड मेयर की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल व प्रोत्साहन को आमंत्रित करने में भूमिका निभाई थी। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में। दोस्तों ये प्रश्न बन रखा था, देखो हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी जो इसका नाम सीधे ये नहीं था क्या, इसका नाम सीधे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, रामगंगा नेशनल पार्क हुआ। फिर 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो ये भी जो पटवारी की परीक्षा कैंसिल हुई थी उसमें आपने देखा होगा ये प्रश्न बना हुआ था। अगला है आपका जाट जनजाति किस प्रमुख जनजाति की जाति है। दोस्तों इनका सबका आंसर देने के बाद अपनी नंबर जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बने हैं। उस हिसाब से हम आपके लिए फिर नई सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो जो जाट जनजाति है, मुख्य जनजाति किस उपजाति है, वो है आपकी भोटिया जनजाति। तो जाट जनजाति की मुख्य रूप से इस जनजाति की भोटिया की है। ठीक है, तो जाट उत्तरकाशी के जहादुरुम और जहादुम घाटी में निवास करने वाली भोटिया जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और इनकी भाषा क्या है, रोम्बा है। इनकी भाषा क्या है, रोम्बा। उत्तराखंड का गांधी नाम किसे जाना जाता है, तो इंद्रमणि पटौनी जी को जाना जाता है। पृथकराज आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अखंड नेता इंद्रमणि पटौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। इन्होंने केदारनाथ नृत्य कॉन्सर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। चिपको आंदोलन की जननी प्रणेता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका गौरा देवी को। जो प्रश्न थोड़ा सरल है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर आपका। 1974 में चमोली जिले के रैणी गांव में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर विरोध जताया था। सुंदरलाल बहुगुणक और चंडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन को विश्वव्यापी पहचान दी। अगला आपका प्रश्न जाएगा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ये 1871 में प्रारंभ हुआ था। डिबेटिंग क्लब 1874 में अल्मोड़ा में के प्रयासों से 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। इसके जो प्रथम संपादक विधि बल्लभ पंत थे। 1918 में इस पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने सत्य नामक साप्ताहिक पत्र लिखा। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था। दोस्तों प्रथम जो रामसर स्थल था वो था आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये देहरादून जिले में स्थित आसन विहार आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2 वर्ष 2020 में उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया था। यह प्रवासी पक्षियों के ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है नेहरू
पर्वतारोहण स्थान। तो उसको इस टाइम अगर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बोलते हैं तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं सपोज कि उत्तरकाशी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी निम बोल देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, अगर जिन्होंने पूरा मतलब डीप नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो निम और नेहरू पर्वतारोहण निम है इसकी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना, ठीक है, क्योंकि इसी की फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। कहाँ हुई थी? आपकी उत्तरकाशी में हुई थी। नेहरू पर्वतारोहण नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में की गई थी। यह भारत के प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थानों में से क्या है? एक है। अगला है भगवान बद्रीनाथ का जो शीतकालीन निवास स्थान कौन सा है? ये जोशीमठ का आपका दर्शन मंदिर है, ठीक है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में होती है। इसी प्रकार केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा क्या खिमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है पहले। अगला है उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थी? तो पहली पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी थी वो कौन थी आपके? तो वो है आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य क्या है? पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी कब? 2004 में, ठीक है। अगला है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के किस जिलों में स्थित है? चीन तिब्बत सीमा को जोड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा आपका सी है पिथौरागढ़ जोड़द्वारा। तो लिपुलेख दर्रा, लिपुयात स्वदर्रा और धारचूला दर्रा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रा से होकर क्या करती है? गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन के प्रवर्तक है। तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक है आपके कल्याण सिंह रावत। 1996 में चमोली ग्वालदम से कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। इस पर्यावरण प्रेमी परंपरा के तहत विवाह के अवसर पर वधु द्वारा यह पौधा लगाया जाता है। अगला है उत्तराखंड राज्य की राष्ट्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तो प्रथम आपकी हिंदी है और दूसरी आपकी संस्कृत है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2010 में उत्तराखंड संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा और पहली राजभाषा बनी थी आपकी हिंदी, ठीक है। प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर और चौपटिया गार्डन उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो ये है आपका रानीखेत में। रानीखेत अल्मोड़ा में झूला देवी मंदिर, चौपटिया सेब उद्यान और मझखाली स्थित है। रानीखेत गढ़वाल के प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थलों में शामिल है और यहाँ माओ रेजिमेंट का मुख्यालय है। अगला है 1815 में गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच हुई सुगुली की संधि गोरखाओं ने कब स्वीकार की? तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में बन चुका है और बहुत जगह बन चुका है, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में बन चुका उसका। तो जो ये सुगुली की संधि को स्वीकार किया गया था 1816 को स्वीकार किया गया था, मार्च 1816 को, ठीक है। सुगुली की जो संधि हुई थी, सुगुली की संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1815 ईस्वी में हुई थी, परंतु नेपाल के गोरखा सरकार ने इसे मार्च 1816 में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। इसके तहत काली नदी को उत्तराखंड और नेपाल की पूर्वी सीमा निर्धारित किया गया था। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इस पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर और 86.07 पर्वतीय है। 13% क्या है आपका? 13 और कुछ हो जाएगा आपका 1393 हो जाएगा आपका क्या मैदानी भाग। दोस्तों एक प्रश्न बना हुआ था, इसी प्रकार के सरल प्रश्न नहीं बनते थे परीक्षा में, कि इसका आंसर आप कमेंट में दो कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। और ये वर्ग किलोमीटर में नहीं, ये मील में दिया था इन्होंने, तो कितना मील होगा लगभग, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मील में कितना होगा, ठीक है। ये प्रश्न यूपी SSC की एक परीक्षा में बना हुआ था, तो आपको ये याद रखना है कि इतना सरल प्रश्न बनने की आप संभावना बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूधातोली श्रेणी में कितनी नदियों का उद्गम होता है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर यानी कि 5 नदियों का उद्गम। दूधातोली श्रेणी चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के संगम पर उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है।
जहाँ से 5 नदी पश्चिमी रामगंगा, पाटाघाट, दोनों पश्चिमी नयार और पूर्व नयार का उद्गम होता है। अगला है गोरखा काल में सेवा के बदले दी जाने वाली मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था आपका ऊंट भूमि। मंदिरों और या धार्मिक कार्यों तथा विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली जो कर मुक्त भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? ऊंट भूमि कहा जाता था। ठीक है, इसको मंदिरों या धार्मिक स्थलों में दिया जाता था। इसे ऊंट या क्या कहा जाता था? सदावर्त भूमि भी कहा जाता था। तो ये भी आपने याद रखना है, जो आपके लिए बेहद मतलब इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? तो प्रसिद्ध खतलिंग ग्लेशियर है आपका विलंगना नदी का उद्गम होता है। टिहरी जिले में स्थित खतलिंग ग्लेशियर से विलंगना नदी का उद्गम होता है और आगे चलकर ये पुरानी टिहरी में भागीरथी नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा 40 MCQs का उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस मॉडल पेपर यही समाप्त होता है। अब आप अपना स्कोर जरूर बताइए, 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कुछ प्रश्न गलत हुए हैं तो बिल्कुल निराश मत होना। गलत हुआ प्रश्न ही आपकी तैयारी को मजबूत करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसलिए जिन प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं उन्हें दोबारा जरूर पढ़िए और अपनी रिवीजन लिस्ट में शामिल कर लीजिए। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और पहाड़ी जीके वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तराखंड जीके के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।